Hello everyone. In previous video we have discussed about two types of adsorption. That was the Fiese's option and Cammy's option. In this video I am going to discuss about the adsorption isotherms. Adsorption isotherms. Let us understand what is isotherm and what is adsorption isotherm. What is adsorption isotherm? This is a surface which is called as adsorbent, and this is adsorbate which is absorbing on the surface of adsorbent. ये adsorbate है, क्या है बेटा? adsorbate. अब adsorption isotherm क्या है बेटा? लेट अस सपोज फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन कि जो आपका adsorbate वो गैस है. वो क्या है बेटा? गैस है. और गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है. गैस का क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है. ये जो adsorbate है क्या है बेटा? adsorbate है. ये क्या है? गैस है. क्या है बेटा? गैस है. और गैस का क्या होता है बेटा? एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है. ठीक है. और ये क्या है बेटा? एब्जॉर्बेंट है. ठीक है. लेट अस सपोज इट इज इन सॉलिड फॉर्म, है ना? ज्यादातर अपन सॉलिड की ही बात करते हैं. अब एब्जॉर्बेंट पे चिपकता है. क्या है बेटा? चिपकता है. अब कितना अमाउंट चिपक रहा है? किसका? एब्जॉर्बेट का. क्योंकि एब्जॉर्बेंट पे कौन चिपकेगा? एब्जॉर्बेट चिपकेगा. कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्बेंट के ऊपर? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? मेरे पास एक एब्जॉर्बेंट है, उसके ऊपर कितनी गैस चिपक रही है आके. ठीक है. यानी कि एक गैस का पर्टिकुलर प्रेशर है. ठीक है. ये गैस जो चिपक रही है इसका क्या है बेटा? पर्टिकुलर प्रेशर है. क्या बेटा? पर्टिकुलर प्रेशर है. ठीक है. तो आइसोथर्म क्या है? आइसो का मतलब कांस्टेंट, आइसो का मतलब कांस्टेंट. तो थर्म का मतलब क्या है बेटा? थर्म का मतलब टेम्परेचर. तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हुआ जरा समझना. इसे मैं इसे इरेज कर रहा हूं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस adsorbed, amount of substance adsorbed on surface and pressure of gas. आपका जो एड्सॉर्बेट है वो गैस फॉर्म में है. वो किस फॉर्म में है बेटा? गैस फॉर्म में. कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को कर दिया फिक्स. टेम्परेचर को क्या कर दिया बेटा? फिक्स. कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रिलेशनशिप किसमें? प्रेशर में. एंड किसमें बेटा? मास ऑफ द सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड में, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड में. ठीक है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके कितना जो है आपका एड्सॉर्बेट चिपकता है, कितना एड्सॉर्बेट चिपकता है. ठीक है. अगर वो रिप्रेजेंटेशन को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, अगर उस रिलेशनशिप को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो कहलाता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. क्या कहलाता है बेटा? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एड्सॉर्बेंट के ऊपर कितना एड्सॉर्बेट चिपकता है, प्रोवाइडेड दैट एड्सॉर्बेंट इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड एड्सॉर्बेट इज इन द गैसियस फॉर्म. एड्सॉर्बेट इज इन द गैसियस फॉर्म. तो कहीं ना कहीं अमाउंट एंड प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है. अब ये तो कॉमन सेंस की बात है. जितना प्रेशर गैस का अप्लाई करोगे, जितना एड्सॉर्बेट का प्रेशर लगेगा, सब्सटेंस उतना ही ज्यादा चिपकेगा. लेकिन फिर भी इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं जो अपन डिस्कस करते हैं. तो
आइसोथर्म का मतलब समझ लेना बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अमाउंट एंड प्रेशर में, अमाउंट किसकी एब्जॉर्बेंट जो कि चिपकेगा, एब्जॉर्बेंट जो कि चिपकेगा, और उसके प्रेशर में क्या रिलेशन रहता है, उसके प्रेशर में क्या रिलेशन रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर अपन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें तो बहुत तरह के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है डिस्कस किए जाते हैं, वैरायटी ऑफ टाइप के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं बेटा, ठीक है। तो मेन दो तरह के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो दो तरह के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म अपन को डिस्कस करने हैं। वन इज द फ्रेंडलिश adsorption isotherm. First is the Freundlich adsorption isotherm, and second one is the Langmuir adsorption isotherm. First is the Freundlich adsorption isotherm and second one is the Langmuir adsorption isotherm. If you talk about Freundlich adsorption isotherm, ठीक है, we will have to do this Freundlich adsorption isotherm, but जो Langmuir adsorption isotherm है बेटा, ठीक है, वो अपने CBSE करिकुलम में नहीं है, ठीक है। अगर किसी और बोर्ड में हो तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन CBSE करिकुलम में ये जो Langmuir adsorption isotherm है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा, Freundlich adsorption isotherm। कौन सा? Freundlich adsorption isotherm। इसका सिर्फ आपने नाम ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो Freundlich adsorption isotherm क्या है? सबसे पहले एक जनरलाइजेशन समझो बेटा। मेरे पास एक सरफेस है और अपन सबको पता है, अगर जिसको नहीं पता है प्रीवियस वीडियोस देख लेना, अपन सबको पता है कि जो सरफेस है उसके ऊपर रेजिडुअल फोर्सेस होने की वजह से, क्या होने की वजह से? रेजिडुअल फोर्सेस होने की वजह से क्या होता है बेटा, एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो आउटसाइड मॉलिक्यूल को सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, वो आउटसाइड मॉलिक्यूल को सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपन ने ऐसा बहुत बार बना लिया, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या रहता है बेटा, जब एड्सॉर्प्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो गैस का प्रेशर हाई है, एड्सॉर्बेट का प्रेशर हाई है या गैस का प्रेशर हाई है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस अवेलेबल है, यहाँ पे क्या सरफेस अवेलेबल है, तो जल्दी से गैस आके क्या करना स्टार्ट कर देती है बेटा? चिपकना स्टार्ट कर देती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, सरफेस खाली हुआ पड़ा है, तो इस सरफेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस फास्ट रहता है, जितना प्रेशर लगाओगे, प्रेशर गैस के ऊपर बढ़ा दिया, गैस के ऊपर जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, जितना प्रेशर गैस का बढ़ा, एड्सॉर्प्शन उतना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई दिस सरफेस। इस सरफेस को जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। विद द टाइम क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में ये जो है एड्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ, विद द टाइम क्या हुआ बेटा, विद द टाइम जो स्पेस है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑक्यूपाई हो गया। अब प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी बहुत जगह बची है, लेट अस सपोज ये वाली जगह, थोड़ी बहुत जगह बची है, वहां पे जाके क्या रहता है बेटा? एड्सॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है बेटा? प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा रहता है। क्या रहता है बेटा? एड्सॉर्प्शन। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस पे होना है, एंड
इनिशियल कंडीशंस में सरफेस खाली पड़ा हुआ है, एडसॉर्बेंट के पास स्पेस है। एडसॉर्बेंट के पास क्या है बेटा? इनिशियल कंडीशंस में एडसॉर्बेंट के पास स्पेस है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इनिशियल कंडीशंस में एडसॉर्बेंट के पास क्या है बेटा? स्पेस है। क्या है? स्पेस है। अब एडसॉर्बेंट के पास स्पेस है, प्रेशर बढ़ा तो एकदम से एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। एकदम से क्या बढ़ेगा बेटा? एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ? ठीक है, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं लेकिन एडसॉर्प्शन कहां पे हो? सरफेस कम होने लग गया। ठीक है, एडसॉर्प्शन होने के लिए एक सरफेस चाहिए। सरफेस ही अगर कम हो गया तो एडसॉर्प्शन धीरे धीरे करके क्या करेगा बेटा? पहले से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट अचीव हो जाएगा, एक ऐसा अपना जो है टाइम आ जाएगा जहां पे जो जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई करते रहो, एडसॉर्प्शन की अमाउंट बढ़ेगी नहीं। एडसॉर्प्शन की अमाउंट बढ़ेगी नहीं। उस स्टेज पे क्या होता है बेटा? उस स्टेज पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इफ द स्पेस इज नॉट अवेलेबल देन वेयर द एडसॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। अगर स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो एडसॉर्प्शन कहां होगा? अगर स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो एडसॉर्प्शन कहां होगा? एडसॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। एडसॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या रहता है बेटा? इनिशियली जो प्रेशर इंक्रीज करता है, जब एडसॉर्बेंट का प्रेशर इंक्रीज करता है तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम एडसॉर्प्शन भी बढ़ चढ़ के इंक्रीज करता है। उस टाइम एडसॉर्प्शन भी क्या होता है? उस टाइम एडसॉर्प्शन भी बढ़ चढ़ के इंक्रीज करता है। लेकिन विद द टाइम क्या होता है? प्रेशर के बढ़ने के साथ एडसॉर्प्शन है स्लोली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। उतना इंक्रीज नहीं करता, स्लोली इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटा? स्लोली इंक्रीज करता है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि प्रेशर तो बढ़ता है, प्रेशर तो क्या है बेटा? बढ़ता है। लेकिन जो एडसॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन क्या होते हैं बेटा? एडसॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन क्या होते हैं? एडसॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर जाते हैं। एडसॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन क्या कर जाते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम अटेन कर जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आपको क्या पता है? मान लो ये आएगा, एडसॉर्बेंट ऊपर से आएगा। ठीक है, मान लो ये वाला एडसॉर्बेंट ऊपर से आ गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहां पे चले गए। ठीक है, और ये जो और येलो वाले थे, ठीक है, ये ऊपर को आ गए। ठीक है, यानी कि एडसॉर्प्शन हुआ, साइमल्टेनियसली डिसॉर्प्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? एडसॉर्प्शन के लिए स्पेस चाहिए, सरफेस चाहिए। इफ द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, वो ऑक्युपाइड है। वो क्या बेटा? ऑक्युपाइड है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एडसॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। तो एडसॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रेंडलिश ने इसे स्टडी किया तो एक जनरलाइजेशन दी। इनिशियल कंडीशन में तो जो है आपका, इनिशियल कंडीशन में तो मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बढ़ेगा विद प्रेशर। बाद में क्या रहेगा बेटा? स्लोली इंक्रीज करेगा और फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे? ठीक है, तो जो फ्रेंडलिश ने स्टडी किया वो क्या था? लेट अस डिस्कस। उसने x by m एंड P, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, x क्या है? यहां पे x है बेटा मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड या मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, या मास ऑफ एब्जॉर्बेट। ठीक है, और m मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। एंड P क्या है? प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस जो एब्जॉर्ब होनी है उसका प्रेशर। स्टार्टिंग में क्या है? आपका सरफेस फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर के साथ एकदम से मॉलिक्यूल आके चिपकने लग गए। यानी कि मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड, मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड ज्यादा चिपकेगी ना, ज्यादा मास चिपकेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस खाली पड़ी हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? प्रेशर के बढ़ने के साथ इनिशियल कंडीशंस में आपका फर्स्ट केस क्या आ जाएगा कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। प्रेशर के क्या रहता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। क्या रहता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा? स्पेस कम होने लग गई। स्पेस क्या होने लग गई बेटा? कम होने लग गई। तो थोड़ा सा जो इंक्रीज है वो स्लो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? स्लो हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां के बाद क्या हो जाएगा बेटा? वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सैचुरेशन अटेन हो जाएगी। यहां पे क्या हो चुकी है बेटा? आपकी सैचुरेशन ही अटेन हो गई है।
यहाँ पे क्या हुई बेटा, सैचुरेशन अटेन हुई। इसके बाद ये सैचुरेशन प्रेशर है। सैचुरेशन प्रेशर का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या बेटा, इक्विलिब्रियम प्रेशर। इस पॉइंट पे क्या है बेटा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो स्पेस अवेलेबल है तो जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या करेगा, जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेगा एब्जॉर्बेट। बाद में क्या होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत जगह बची है, वहां पे आएंगे, बाद में ये सारा का सारा ही फिल हो गया। ये सारा का सारा क्या हो गया बेटा, फिल हो गया। अब कहाँ जाए, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक मॉलिक्यूल आएंगे, कुछ एक चले जाएंगे, कुछ एक आएंगे, कुछ एक चले जाएंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है ये वाला। जब इनिशियली क्या है बेटा, आपका प्रेशर बढ़ने के साथ एकदम से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के साथ एकदम से एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा, बढ़ता है। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, x/m इज इक्वल टू kp। क्या बेटा, kp। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या है बेटा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1/n। p1/n। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है बेटा, यहाँ पे n क्या है बेटा, यही आप पर्टिकुलर केस लेके चल सकते हो। किसके लिए बेटा, होल एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। ठीक है बेटा, अगर n को आप 1 मान लोगे, क्या मान लोगे बेटा, 1 मान लोगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, तो यही केस आ जाएगा। क्या बेटा, ये इंटरमीडिएट का केस है। किसका केस है बेटा, इंटरमीडिएट का केस है। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1/n। यहाँ पे n 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो ये वाला केस आपके पास वापस आ जाएगा। इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए आप ये केस यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, n 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। यहाँ पे क्या है बेटा, n 1 से इन्फिनिटी के क्या है बेटा, बीच में है। इनफाइनाइट के क्या है बेटा, 1 और इनफाइनाइट के क्या है बेटा, बीच में है। ठीक है, तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर n 1 है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब x/m इज इक्वल टू kp1/n। kp1/n। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा। ठीक है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर प्रेशर क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर सकते हैं बेटा, इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटी। अगर 1/इन्फिनिटी देखोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। देन x/m इज p⁻0। x/m इज इक्वल टू kp0, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा बेटा किसके, प्रेशर के। किसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा बेटा, ये प्रेशर के। तो यही ऑब्टेन हुआ है ना, तो क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के। ठीक है, तो ये है कौन सा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसको जनरलाइज्ड वे में अपन को कैसे करना है, मैंने तीनों केस एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब एक ही से इसको समझना क्या है। ये आपने जो रिलेशन याद रखना है बेटा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1/n। p1/n। यहाँ पे n क्या है बेटा, यहाँ पे n वेरी कर सकता है 1 to इन्फिनिटी। 1 मीन्स बेटा इनिशियल कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस है ये, इनिशियल कंडीशंस है एट लो प्रेशर्स। स्टार्टिंग वाले। ठीक है, इनफाइनाइट क्या है बेटा, इनफाइनाइट क्या है बेटा, वेरी हाई प्रेशर की कंडीशंस हैं, वेरी हाई प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, तो अब जब वेरी लो प्रेशर होगा तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके बेटा, p के। किसके, p के। वेरी लो प्रेशर पे क्या आएगा, ठीक है, n की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। ठीक है, तो x/m किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, p के। तो x/m इज इक्वल टू kp। किसके इक्वल बेटा, kp। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या रहेगा बेटा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे एज इट इज रिलेशन आ जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, और हाई प्रेशर पे क्या ऑब्टेन होने वाला है, हाई प्रेशर पे ऑब्टेन होने वाला है बेटा, n को इन्फिनिटी रख देना। ठीक है, हाई प्रेशर पे आपके पास रिलेशन आ जाएगा ये वाला, kp⁻0। क्या आ जाएगा बेटा, kp⁻0 इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज, ठीक है, तो ये वो आइसोथर्म है बेटा जिससे हर बार कहीं ना कहीं बार, हर बार तो क्या, कहीं ना कहीं बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मुझे आपको एक और चीज एक्सप्लेन करनी है इसके कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है बेटा, दैट इज हम यहां से k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ k, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ k।
x बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n, लॉग ले लो, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग ऑफ p, 1/n लॉग ऑफ p। क्यों? मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो इसको बेटा, अब इसको किस फॉर्म में लिखो? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में। इसको लिखने से पहले मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, ध्यान देना। 1/n लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ k, क्या बेटा? लॉग ऑफ k। नाउ y इज इक्वल टू mx plus c, y is equal to mx plus c, यानी कि we can compare this equation with the straight line equation, we can compare this equation with the straight line equation। तो चलो करते हैं। log x by m, y एक्सेस पे आ गया, x एक्सेस पे क्या आ गया बेटा? log ऑफ p, क्या आ गया? log ऑफ p। स्लोप क्या आ रही है? m, स्लोप क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ रहे हैं? यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, देयर इज अ सर्टेन इंटरसेप्ट, देयर इज अ सर्टेन इंटरसेप्ट, और कहाँ क्या आ रहा है? log के। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव स्लोप आ रही है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। तो स्लोप क्या आई बेटा? 1/ni, क्या आई? 1/ni, ठीक है। और इंटरसेप्ट से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? log k कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? log ऑफ k कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन k की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है बेटा? इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट से अपने पास log ऑफ k मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? log ऑफ k मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या ले लोगे बेटा? k की वैल्यू ले लोगे एंटी लॉग करके। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर? ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस, ठीक है। तो जो लिमिटेशन क्या है फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की? ये फेल हो जाता है एट वेरी हाई प्रेशर, बस बहुत हाई प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। वेरी हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है? ये बेटा फेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? फेल। नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है वो है बेटा एडसॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशंस, एडसॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशंस। एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मान लो आपके पास एक बॉटल है, इस बॉटल में आपने एक्टिवेटेड चारकोल या चारकोल भर रखा है। इसमें आपने कोई सब्सटेंस डाला सच एज एसिटिक एसिड, किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन का है, ये डाल दिया बेटा। अब जैसे गैस एब्जॉर्ब होती है सॉलिड सरफेस पे, वैसे लिक्विड भी एब्जॉर्ब होता है। वैसे क्या? लिक्विड। इसके आपने एक लिड लगाया, इसको शेक करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इसकी कंसेंट्रेशन ABC व्हाटएवर कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन मान लो इसे, तो इसकी कंसेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ये, ठीक है। और आपने क्या किया? ये आपने इसको चारकोल के ऊपर डाल दिया और इसको शेक करना स्टार्ट किया। मान लो इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी है XYZ, इसको शेक करते रहे, शेक करते रहे, शेक करते रहे। अरे चारकोल की तो टेंडेंसी है किस चीज की? चारकोल की तो टेंडेंसी है, बताओ किस चीज की? चारकोल की टेंडेंसी है बेटा एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। सल्यूट एब्जॉर्ब होगा। सल्यूट क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यहां से एसिटिक एसिड चारकोल पे क्या होने वाला है? एब्जॉर्ब होने वाला है, यानी कि ये कहलाएगा एब्जॉर्बेंट। क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेंट। ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेट, ठीक है। तो आप क्या नोट करोगे? जो कंसंट्रेशन है बेटा आपके एसिटिक एसिड की, वो विद टाइम डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वो इस पे क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अब ये एब्जॉर्ब क्यों होगा? एब्जॉर्ब क्यों होगा? क्योंकि इसकी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है। और पता कैसे लगेगा कि एब्जॉर्ब हो गया? इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी थी, एब्जॉर्ब होने के बाद इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एक एसिटिक एसिड इस पे क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। मान लो ये 3
मोलर था, तो हो सकता है कि विद टाइम हम अपन इसको 2.7 मोलर क्या करें बेटा, एब्जॉर्ब करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, टाइट्रेशन के साथ, NaOH के साथ पहले टाइट्रेशन करो, ठीक है, पता कैसे लगेगा मोलैरिटी क्या है बेटा, NaOH के साथ टाइट्रेशन करके आप इसकी मोलैरिटी पता लगा सकते हो, 3 मोलर आई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, चारकोल में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद उसको शेक करते रहे, काफी टाइम तक शेक करते रहे, विद द टाइम आपने फिर क्या इसको बाहर निकाल के जब आप क्या करोगे, टाइट्रेट करोगे, तो आपके पास 2.7 मोलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, मींस क्यों, क्योंकि कुछ एक जो है एसिटिक एसिड वो इस सरफेस पे क्या हो चुका है, कुछ एक एसिटिक एसिड इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब नहीं बेटा, एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, उसकी क्या रहेगी बेटा, उसकी उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन रहेगी। सेकंड क्या है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, क्या बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, कल ही डिस्कस किया था बेटा, कम रहेगा, हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। फोर्थ एक फैक्टर है जब ज्यादातर डिस्कस नहीं करते, टाइम रिक्वायर्ड, जितना टाइम आप दोगे उसको बेटा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बेटा, एब्जॉर्ब रहेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब सेम आपने क्या करना है, ठीक है, इसमें प्रेशर नहीं है क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन लगा देंगे, सेम रिलेशन x/m इज इक्वल टू kc 1/n, p की जगह क्या कर दिया बेटा, c मींस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, c मींस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सेम एक्सप्लेनेशन है बेटा, एक ऐसा टाइम आएगा कि सरफेस अवेलेबल नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह क्या इंप्लीमेंट कर दो बेटा, कंसंट्रेशन। तो आपके पास अगर k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सेम टर्मिनोलॉजी क्या, log of x/m इज इक्वल टू log of k प्लस 1/n log of c, और इंटरसेप्ट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, log k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कहां से बेटा, इंटरसेप्ट से। ग्राफ प्लॉट करोगे, इंटरसेप्ट से आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो किसके बारे में है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। बेटा चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, अब जहरीली गैसें छोड़ दी, इंडिया वालों का कुछ हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि गैस मास्क हैं, क्या है बेटा, गैस मास्क, जहरीली गैसें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गैस मास्क, जहरीली गैसों को गैस मास्क क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर लेता है बेटा, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है बेटा, डीह्यूमिडाइजर, इसका क्या मतलब है, ठीक है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए अपन सिलिका के पाउच डाल देते हैं, बॉटल्स में डाले होते हैं, बैग में डाले होते हैं, इस तरह के पाउच, वो क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, और ह्यूमिडिटी को कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। थर्ड प्रोसेस है बेटा हेट्रोजीनस कैटालिसिस, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा हेट्रोजीनस कैटालिसिस वैसे होता क्या है, ठीक है, लेकिन बेसिक फिर भी देख लो, ठीक है। अब कैटालिस्ट आएगा, ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ये कैटलिस्ट तो चला जाता है, वापस एज इट इज रिकवर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को अकर करवाने के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्या प्रोवाइड करवाते हैं बेटा, सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा, ये सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, सरफेस प्रोवाइड करवाने का मतलब समझ रहे हो ना, ये कैटलिस्ट है, इसके ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे, ऊपर रिएक्ट करेंगे और चले जाएंगे, जगह दे दी होने के लिए, ठीक है, मेन तो चीज हमें जगह चाहिए होती है ना काम करने के लिए। तो जो अपना हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, बेटा आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी डिटेल आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 11th में इवन की थोड़ी सी थी, बट ये है कि वाटर प्योरिफिकेशन के काम आते हैं, ठीक है। तो जो वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होते हैं तो अपन उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है बेटा, एक कॉलम बना होता है, ठीक है, तो कॉलम के ऊपर सॉलिड कॉलम होता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन टेंडेंसीज रहती हैं, क्या रहती हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन टेंडेंसीज रहती हैं, ठीक है। इसी तरह अपन कह सकते हैं डीकलराइजेशन या अपन कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज।
उस दिन भी बताया था बेटा, जो आपकी चारकोल होती है ना, ठीक है, जो आपकी ये कह सकते हैं कि एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, ठीक है, इसकी हेल्प से वो शुगर नहीं होती, एक येलो सी होती है, एक वाइट सी होती है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो वाइट ज़्यादा कैसे हो पाती है, उस शुगर पे प्रेजेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। येलो शुगर बेटा ओरिजिनली ऑब्टेन होती है, ठीक है, अगर उस पे प्रेजेंट इम्प्योरिटीज एनिमल चारकोल से पास कर दी जाए तो इम्प्योरिटीज को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा। उन जो इम्प्योरिटीज को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, एनिमल चारकोल क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या है बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में काम आता है, किसमें काम आता है बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में काम आता है, ठीक है। जो सिक्स्थ है वो क्या है बेटा, आपके कपड़े वपड़े डाई करवाने जाते हो ना, तो उसमें क्या रहता है बेटा, वो जो एलम्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो जो सॉलिड एलम यूज़ करते हैं ना, ठीक है। अब वो सॉलिड एलम क्या करती है, ठीक है, जो कई बार क्या हो, कलर ऐसे सॉलिड फॉर्म में चिपक ना जाए तो सारा का सारा एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी से उसको क्या करती है बेटा, पहले एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, उसको एलम सब चीज़ों को क्या कर लेती है बेटा, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करके उसके बाद वो कलरिंग होती है, ठीक है। अगर नहीं तो क्या है, वो पैचेस बढ़ने लग जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो डाइंग ऑफ क्लोथ में भी क्या आता है, ये काम आता है बेटा, किसमें, डाइंग ऑफ क्लोथ में काम आता है, ठीक है। जो सेवंथ है अपना, ठीक है, वो क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। इंडिकेटर पता है ना आपको क्या होते हैं, टाइट्रेशन में अपन बहुत बार करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है बेटा, कलर चेंज होता है तो अपन को पता लग गया रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन क्या है बेटा, हो गई है, ठीक है। तो रिएक्शन के एंड पॉइंट का पता लगाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्या है बेटा, कई इंडिकेटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से काम करते हैं, क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से काम करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एट द टाइम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से क्या करते हैं बेटा, वो कलर चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, वो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है। और एट्थ आपका आता है क्वांटिटी, अपन कह सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। एल्युमिनियम का एनालिसिस आपको करवाऊंगा, लेक टेस्ट से होता है, प्रैक्टिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, किससे होता है, लेक टेस्ट से होता है। एल्युमिनियम का जो एनालिसिस होता है वो किससे होता है बेटा, लेक टेस्ट से होता है। अब जो लेक टेस्ट से एनालिसिस होता है, क्या बेटा, लेक टेस्ट से एनालिसिस होता है, ठीक है, वो उसमें जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बेटा एड्जॉर्प्शन का, किसका बेटा, एड्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब नाइन्थ है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। होता क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सिलिका को एंड अदर इंप्योरिटीज को, ठीक है, सिलिका को अदर इंप्योरिटीज को, ठीक है, सल्फाइड ओर से सेपरेट करता है। किससे करता है बेटा, सल्फाइड ओर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है सल्फाइड ओर की प्योरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। अगर आपके पास सल्फाइड ओर है उसको प्योर करना है तो उसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, और उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क रहता है वो किसके कंटेक्स्ट में रहता है बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के कंटेक्स्ट में रहता है। किसके कंटेक्स्ट में रहता है बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन जो है उसके कंटेक्स्ट में रहता है, ठीक है। अब जो 10th पॉइंट है वो कौन सा है बेटा, आपका 10th आप क्रोमेटोग्राफी में यूज कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी बेटा कई तरह की है और सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी का बेस क्या है बेटा, एड्जॉर्प्शन। क्या है, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। तो एड्जॉर्ब, ठीक है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या, आप इस तरह से का पेपर लेते हो, ठीक है, मान लो अपने कलर्ड पिगमेंट को सेपरेट करना है, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हो और यहाँ पे वो पिगमेंट का मिक्सचर रख देते हो ना, क्या रखते हो, पिगमेंट का मिक्सचर रख देते हो, ठीक है। अब ये एड्जॉर्प्शन है, ये क्या है बेटा, एड्जॉर्प्शन है। ये ऊपर को उठते हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से, लेकिन वो पेपर ने क्या किया हुआ बेटा, एब्जॉर्ब किया हुआ है। क्या किया हुआ बेटा, एब्जॉर्ब किया हुआ है। इस पोर्शन को मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बोल दिया क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन उठता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो उठेगा वो उठेगा बेटा आज वाले टॉपिक में से, फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कैटालिसिस एंड एंजाइम्स के बारे में। थैंक यू।